हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के क्विक न्यूज एनालिसिस में। आज तारीख है 15 दिसंबर 2023। दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं आज, जिनको हम लोग कवर करेंगे इन डेप्थ। और उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली ये क्विक न्यूज एनालिसिस विद इन 30 मिनट्स आपके लिए लेके आते हैं, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज, एडिटोरियल्स, टिडबिट्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ एमसीक्यू के साथ साथ कवर करते हैं आपके लिए फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, ताकि ये सवाल ना रहे कि भाई कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको कवर करते हैं। बट उसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि मैं कुछ और आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा अब करने जा रहा हूँ। सो अब हम जो भी न्यूज़ आएगी उससे रिलेटेड डेली करंट टू कोर टॉपिक जो है लिंक करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज कोई न्यूज़ आई है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमपीज या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलेटेड है, तो उसको हम इस तरीके से कवर कर लें पूरा इस न्यूज एनालिसिस में कि आपको बाद में उसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो आपका वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए। और उसी के बाद हम लोग उस पर एक एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। देन एंड देयर इटसेल्फ क्वेश्चन दे दूंगा, जिसको हम लोग रात को 8 बजे डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका वो पूरा का पूरा जो साइकिल है उस टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट यू गेट दिस फीलिंग ऑफ क्लोजर ऑफ दैट टॉपिक कि कुछ रह नहीं गया हो। तो ये मैं करने जा रहा हूं। तो ये हम लोग हर दिन एटलीस्ट एक या दो कोर जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो हम लोग कवर करेंगे, सो दैट आपका ये जो लूप है ना वो क्लोज हो जाएगा। सो दिस विल बी डूइंग इट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस इनिशिएटिव, यू कैन रीड मोर अबाउट मी ऑन दिस स्लाइड। उसके अलावा पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे हम लोग डेली क्विज भी प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड 8 बजे हम लोग डेली मिलते हैं रात को, ताकि जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स डिस्कस करने के लिए, उसके साथ साथ और जो पॉसिबल सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ यू हैव मेंशन मी, मेल्ड मी रिगार्डिंग दिस prelims and mains mentorship program. So it is currently the enrollments are open for a limited time basis only. And अगर आपको सोशोलॉजी की चाहिए, प्रीलिम्स की चाहिए, सो ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा। बाकी देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट आई विल बी मेकिंग ऑन दिस चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, सो दैट ये जैसे ही वीडियो लाइव हो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सस्पेंशन ऑफ एमपीज, रूल्स रिगार्डिंग सस्पेंशन लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, एंड गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर एक न्यूज आई है जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुकी है। चिली में रेफरेंडम होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। मथुरा की ईदगाह को बेसिकली उसकी एक लेके एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि उसको हम दोबारा से उसकी स्टडी की जा सकती है, एंड काफी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लिंक्ड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 प्रोविजंस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटी। फास्टेस्ट सोलर बोट ऑफ इंडिया बैराकूडा लॉन्च की गई है। COP28 के ऊपर एक एडिटोरियल आया है। एंड देन स्टॉक मार्केट में क्यों सर्ज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम, स्पेशली विद रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके मास्टर ऑफ रोस्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए आपको, पहले भी न्यूज में आता रहा है। देन WHO की एक रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग ई सिगरेट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इंदिरा गांधी पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड फॉर म्यूजिशियंस सपोर्टिंग पीस एंड हार्मनी बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। उसके अलावा आज हम लोग 6 MCQs अटेम्प्ट करेंगे, बाकी 4 रात को करेंगे 8 बजे, एंड दैट विल बी द एजेंडा फॉर टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कल रक्कस हुआ पार्लियामेंट में, स्पेशली आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीच। तो उसके बाद आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा दोनों में रक्कस हुआ एंड सस्पेंशन हुआ एमपीज का। तो अगर हम देखें सस्पेंशन के अगर डेटा है, सो मॉनसून सत्र में 2023 में अराउंड 4 सस्पेंशन हुए, बजट सेशन में 1 हुए, देन 2022 में 23 सस्पेंशन हो चुके हैं। तो काफी सारे सस्पेंशन लास्ट फ्यू ईयर में देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम से ये हो जाता है कि रूल्स क्या कहते हैं रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ एमपीज, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सो जनरल प्रिंसिपल ये है दैट द रोल एंड ड्यूटी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होती है उसकी होती है। स्पीकर यहाँ पे लोकसभा में एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनकी मेन जिम्मेदारी होती है, और इनको बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर्ली कंडक्ट कराते हैं। अब टर्म ऑफ सस्पेंशन की बात करें, मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए होता है, मतलब जब अगला सेशन होगा तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, और सस्पेंडेड मेंबर्स किसी भी चेंबर में अटेंड नहीं कर सकते, मीटिंग्स ना ही कमिटीज की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऑल्सो लूजेस द राइट टू रिप्लाई टू हिज क्वेश्चंस अगर
पूछा गया है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो मिनिस्टर को जरूरी नहीं है उसका रिप्लाई देना उनके सवालों के लिए। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया रूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आज का हमारा डेली करंट टू कोर टॉपिक एजेंडा है। तो सस्पेंशन लोकसभा में रूल्स अलग हैं, राज्यसभा में रूल्स अलग हैं। लोकसभा में रूल नंबर 373 ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, देन देयर इज 374 एंड देन देयर इज 374A। ये 3 मेजर रूल्स हैं जिससे ये गवर्न होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पीकर पहले वाले रूल में अगर उन्हें लगता है कि किसी मेंबर का कंडक्ट अनरूली है तो वो उस मेंबर को बोल सकते हैं विड्रॉ करने के लिए इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस, जिससे वो उस दिन की पूरी सिटिंग से एब्सेंट रहेंगे। ये थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट होता है। 374 बोलता है अगर स्पीकर ने नेम कर दिया दैट आई नेम दिस पर्सन, जैसे आपने कल देखा होगा जगदीप धनखड़ साहब ने नेम किया डेरेक ओब्रायन को, तो अगर नेम कर दिया गया है तो वो डिसरिगार्ड करी होगी उन्होंने अथॉरिटी ऑफ द चेयर। तो उसमें क्या होता है कि काफी जो है स्ट्रिक्ट सस्पेंशन होता है। अगर स्पीकर ने नेम कर दिया और उसके बाद अगर हाउस ने उसको वोटिंग पे डाल दिया तो एक तो होता है कि इमीडिएटली दे हैव टू विदड्रॉ अगर स्पीकर ने नेम किया है, एंड उसके बाद जब अगर हाउस उसके ऊपर एक मोशन अगर अडॉप्ट हो जाएगा तो मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा ग्रॉस सिवियर वायलेशन होता है ऑन बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर, द मेंबर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फॉर द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर 5 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग्स, ठीक है, और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस। तो 374 थोड़ा सीरियस सस्पेंशन है जिसमें मिनिमम 5 दिन के लिए या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए आप सस्पेंड हो सकते हो। एंड ये 374A जो है वो दिसंबर 2001 में लाया गया था। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सस्पेंशन की पावर है लोकसभा में स्पीकर के पास है, बट एक्चुअली सस्पेंशन की पावर राज्यसभा में चेयरमैन के पास नहीं है। क्योंकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो ये पावर है अंडर रूल 255 दी हुई है, जहां पे वो डायरेक्ट कर सकते हैं मेंबर को जिनका कंडक्ट जो है अनरूली डिसऑर्डरली रहा है कि वो हाउस को इमीडिएटली छोड़ के चले जाएं। बट यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, आप येलो में हाईलाइटेड है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर नहीं है टू सस्पेंड द मेंबर। यहां पे क्या होता है कि हाउस सस्पेंड करता है, एंड दूसरा ये भी हो सकता है कि हाउस दोबारा एक मोशन अडॉप्ट कर ले और सस्पेंशन को खत्म भी कर सकता है। चेयरमैन सिर्फ जो मेंबर है उनको नेम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हाउस जो है अडॉप्ट करता है मोशन एंड दे सस्पेंड द मेंबर फॉर द सर्विस फॉर नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर, ठीक है, अगेन सेशन के लिए आप सस्पेंड होते हो। एंड रूल नंबर 256 जो है वो बोलता है कि चेयरमैन सस्पेंड कर सकते हैं मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ सेशन, बट टेक्निकली पावर इनके पास नहीं होती है, पावर इज विद द हाउस। सो सस्पेंशन ऑफ एमपीज इन राज्यसभा इज विथ द हाउस, ठीक है, जो पावर है, ठीक है। यहां पे सिर्फ नेम कर सकते हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन है, अनलाइक लोकसभा जहां पे स्पीकर सस्पेंड कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसके अलावा 2018 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था जो कि बड़ा सिमिलर है टू द न्यूज दैट इज हैज कम इन द न्यूज टुडे, जो कि है रिगार्डिंग गाजा की परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ डेडली डिजीजेस इन गाजा। अब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, सो वाटर क्राइसिस हो रखा है, फूड क्राइसिस हो रखा है, तो वहां पे बहुत सारे आप देखेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, वहां पे प्रॉपरली अगर आप देखोगे सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो ऐसे कई सारे कॉलरा, मलेरिया, डेंगी, ये सारी चीजें आप देखोगे देखने को मिलेंगी। तो ये प्रॉब्लम जो है सिमिलरली आप येमेन एंड साउथ सुडान में देखने को मिली थी। 2018 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था दैट वेरी रिसेंटली जो द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम severe famine, acute malnutrition or died due to starvation due to war. So same चीजें, the food starvation is happening, people बच्चे लाइन में लगे हुए हैं गाजा में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो इससे रिलेटेड सवाल ना आते रहते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर सवाल आएगा। तो एक तो मैपिंग जो है बहुत क्रूशल है मिडिल ईस्ट की, स्पेशली अराउंड इजराइल एंड पैलेस्टाइन, ठीक है, गाजा, जॉर्डन, आसपास के एरिया हमेशा से यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया रहा है फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। देन चिली इज गोइंग फॉर अ रेफरेंडम रीराइटिंग द पिनोशे एरा कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगस्तो पिनोशे जी जो आप फोटो देख रहे हैं, ये वहां के चिली के बड़े फेमस मिलिट्री रूलर डिक्टेटर रह चुके हैं एंड 1973 से 1990 तक रहे हैं। एंड इन्होंने मिलिट्री कू किया था, ओवरथ्रो किया था डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ साल्वाडोर एलेंडे एंड सिविलियन रूल खत्म किया, एंड ही रिमेन्ड प्रेसिडेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। एंड बाद में काफी उनके ऊपर केसेस भी हुए, बट दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन साउथ अमेरिका की डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए रेफरेंडम किया जा रहा है, एंड ये एक तरीके का प्लेबिसाइट है जहां पे लोग वोट करेंगे regarding the amendment of the constitution, so giving for more social rights and all.
तो पहला अटेम्प्ट किया गया था 2022 में, बस वो हो नहीं पाया, लेकिन अब दोबारा ये लोग करने वाले हैं। सो चिली के बारे में एक दो चीज़ें जान लीजिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, बड़ी लंबी इसकी कोस्ट लाइन है और बड़ा लंबा, ये अगर आप देखोगे कंट्री का एरिया बहुत बड़ा है, बड़े ही छोटा लगता है मैप में, बट लेंथ बहुत बड़ी है, जिस वजह से एरिया बड़ा इसका लंबा हो जाता है। सो गोइंग टिल ऑलमोस्ट द अंटार्कटिक एंड वन ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड आपका यहाँ पे पड़ता है। एंड देन अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर्ड है, बोलीविया के साथ बॉर्डर शेयर्ड है, पेरू के साथ शेयर्ड है। तो स्पेशली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके अपार्ट फ्रॉम कॉपर देर आर वेरी मच वेरी वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑफ लिथियम भी मिलेगा। लिथियम ट्राइंगल है यहाँ पे ABC, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली में। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट। एंड कॉपर में चिक्विकोमाता माइन है, वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड। सो रिसोर्स वेरी मच रिच कंट्री है, बट पॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पे रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर फ्रॉम मैपिंग पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मेन न्यूज फॉर टुडे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया सर्वे ऑफ मथुरा ईदगाह, एंड ये काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है। एंड जनरली ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से गवर्न होता है, बट ये उसके प्रोविजन में नहीं आता, बिकॉज इसमें एक 1968 में एक डिक्री कॉम्प्रोमाइज साइन किया गया था, जिसकी जो बहुत पहले का है, एंड ये लॉ इनफैक्ट 1991 में आया, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने एंटरटेन कर ली है प्ली। तो जरा इशू को समझते हैं। तो ये जो लेटेस्ट सूट जो फाइल किया गया है अंडर दिस, सो इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू टेम्पल था जिसको औरंगजेब के टाइम पे कन्वर्ट कर दिया गया इनटू ईदगाह। तो इसमें इन्होंने बेंच जो है उसमें इन्होंने प्लीड किया था कि हाई कोर्ट ने, तो उसमें आप देखोगे कि जो ऑर्डर है उसमें ये किया गया है कि इन्होंने क्लेम किया है हिंदू साइड ने कि स्ट्रक्चर वॉज बेसिकली अ टेम्पल, क्योंकि टॉप ऑफ द बिल्डिंग में एक कलश देखने को मिला जो बहुत टिपिकल है हिंदू नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। एंड उसके अलावा शेषनाग की इमेज है इन वन ऑफ द हिंदू डाइटीज, जो वहां पे स्टोन के स्ट्रक्चर में एच्ड है। ऑब्वियसली इस्लाम में आइडल वर्शिप तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां तो हो नहीं सकता। एंड एट द बेस ऑफ द पिलर वन कैन सी विजिबल हिंदू रिलीजियस एंड सिंबल्स एंड एनग्रेविंग्स। तो ये सारी चीजों की वजह से उन्होंने कहा कि इसका एक दोबारा सर्वे होना चाहिए कि वेदर इट वॉज अ हिंदू टेम्पल और नॉट। अब इसी में जो मैंने बताया यहाँ पे कि 1968 में एक कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, जो टेम्पल मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एंड जो यहाँ पे शाही मस्जिद ईदगाह का जो ट्रस्ट है, तो उन्होंने बोला कि भाई दिस बिकॉज द श्री कृष्ण जो है यहाँ पे जो इनके जो सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, उनका कोई क्लेम नहीं है यहाँ पे। तो उसी को रिविजिट करने के लिए इसको फाइल किया गया है। एंड जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एंड शाही ईदगाह मॉस्क के, वो कह रहे हैं कि ये 13.37 एकड़ लैंड जो एरिया है जिसके लिए डिस्प्यूट है, उसमें ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया में फॉल नहीं करता। एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा डज नॉट लाई बीनीथ द मॉस्क, जैसा कि आपने देखा राम जन्मभूमि टेम्पल में भी हुआ था। सिमिलरली आप देखेंगे ज्ञानव्यापी मॉस्क इन वाराणसी का सिमिलर ऑलमोस्ट एक रहा है ऑर्डर, एंड उसमें भी अगर आप देखोगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के बगल में ही उसकी जो एरिया है, सो उसमें भी आप देखोगे एक शिवलिंग पाया गया था फाउंटेन में। तो उसका एक दोबारा जो है आप देखेंगे सर्वे कराने की बात की गई, एंड साइंटिफिक सर्वे भी किया गया, एंड कोर्ट में काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता रहा, एंड बट बाद में सर्वे को होल्ड कर दिया गया आफ्टर द जो मॉस्क की कमेटी अप्रोच द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिससे स्टे लगा दिया गया। तो अब क्या है, ये ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। नाउ द सुन्नी वक्फ बोर्ड हैज गॉन टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर अ स्टे ऑन दिस, कि सर्वे ना कराया जाए। तो अब जरा हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन डेली कोर करंट लिंकेज हमें करना है। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि स्पेशल प्रोविजंस हैं ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये बेसिकली इनैक्ट किया गया था टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एज दे एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। अब इसी को लेके पहला डिस्प्यूट है व्हाई दिस आर्बिट्री डेट। ठीक है, इसको लेके ये होता है कि भाई ये क्यों डिसाइड किया गया। देन इसका सेक्शन 3 जो है, ठीक है, वो बात करता है प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इट इज फुल अपार्ट फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अदर। देन मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर रखना है, ठीक है, सेक्शन 4 बोलता है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 बोलता है दैट डिक्लेयर्स दैट एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, विल बी टर्मिनेटेड, और कोई नया केस नहीं लिया जाएगा। और एक्सेप्शन दिया गया है सेक्शन 5 में, जिसमें राम जन्मभूमि टेम्पल विवाद जो था पहले, वो भी इसका पार्ट था, और कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल एंशिएंट मॉन्यूमेंट इसका पार्ट नहीं होगा जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट के अंदर आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। सो
ये इसके अंदर कवर नहीं होता। अब लेकिन मथुरा वाला क्यों नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि मथुरा वाले का जो ये डिक्री साइन हुई थी, एक तरीके की कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट, वो बहुत पुराना है, जब उसके पहले लॉ ही एप्लीकेबल नहीं था। तो इसमें कई बार माना जाता है कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये माना जाता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ जाता है। और कई बार क्या होता है कि इसमें आप देखोगे ना, पिटिशन कई बार एंटरटेन कर ली जाती है कोर्ट्स में, तो उतना ज्यादा मतलब ये केस टू केस बेसिस पे हो जाता है इसका जो आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। उन्होंने बोला कि हम डी लिस्ट नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके सेक्शन 29A से गवर्न होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन ओनली रजिस्टर पार्टी बट कैन नॉट डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। उनके पास पावर ही नहीं है अंडर दिस, एंड दे हैव बीन आस्किंग दिस फॉर पावर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ पार्लियामेंट से कि लॉ को अमेंड कर दिया जाए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो इसमें एक रीसेंट केस भी आया था कि सेक्शन 29A के अंदर दे डू नॉट हैव अ पावर टू डी रजिस्टर पार्टी। तो 2002 में केस गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स का। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई है कि वैसे तो आपके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यू कैन, व्हेन अ पार्टी बिकम्स रजिस्टर्ड बाय डिफ्रॉडिंग, फ्रॉड तरीके से किया हो, या फिर पार्टी अपना ओरिजिनल जो टर्मिनोलॉजी है उसको मॉडिफाई कर दे, रूल्स के खिलाफ चले जाए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दे, ना यूपा। ठीक है, यूपा तो खैर अमेंड हो गया। एंड उसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग तभी आपको मिल सकती है अगर आप रजिस्टर्ड हो पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आरपीए 1951। अब इसमें बात ये उठ रही है कि क्या हम पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ करेक्ट प्रैक्टिस एंड ऑल्सो जो रिलीजियस नेम्स के बेसिस पे हो। तो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है आरपीए के अंदर, और वो इलेक्शन कमीशन के इंडिया के अंदर आता है। पर इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर नहीं है, क्योंकि उन्हें आरपीए को अमेंड करना पड़ेगा सेक्शन 29A को, तब जाके ये हो पाएगा कि दैट डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ पाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। रजिस्ट्रेशन डज नॉट मीन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, राइट? सो वो अलग चीज है। नाउ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बैराकूडा, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है इन एलपी इन केरला। एंड इसकी जो अगर आप देखेंगे स्पीड ऑलमोस्ट 12.5 नॉट्स, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर पर आवर रीच कर सकती है। इससे रिलेटेड एक चीज याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली डेटा आया है दैट इंडिया में नियरली 70.1 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी गई है। तो सोलर पावर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन ये केरला में एलपी इज सिचुएटेड ऑन द वेम्बनाड लेक विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट। सो इट्स बैक वाटर्स या लगून जिसको हम बोलते हैं, वो है ये। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एग्जामिनेशन, क्योंकि वेटलैंड, सो रामसार कन्वेंशन के बारे में आपको बताना चाहिए। व्हाट आर द रामसार वेटलैंड्स इन इंडिया, हर दिन आप देखो कि कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। सो ये अगेन लिंक टू दिस, सो बैराकूडा इज द बोट, सो मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने बनाई है एंड इंस्पेक्शन के लिए जनरली, बट देन 2-3 टॉपिक्स आर लिंक्ड ओवर हियर, सोलर कैपेसिटी, रामसार वेटलैंड्स, बैक वाटर, लगून, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सब लिंक हो गया इससे। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल फॉर टुडे, एक एडिटोरियल आया है श्याम सरन जी द्वारा, जो इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एंड ही इज अ स्पेशल एनवॉय ऑफ द पीएम फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है जो भी COP28 में चल रहा है, एंड उन्होंने, जो हमने वैसे कल इसके बारे में बात की हुई थी कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस रीच करने का ऑलमोस्ट टारगेट है, वो बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। एंड ये मतलब गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। एंड वी आर ऑलरेडी एट 1.1 डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल एवरेज, मतलब बढ़ने के बजाय, मतलब कम होने के बजाय यहाँ बढ़ रहा है। सो इनफैक्ट जो इंडिया की अगर हम बात करें नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा उस पर एफर्ट कर रहा है, बट अगेन द परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू जो फंडिंग मिलनी थी वो सब नहीं मिल पा रही है। सिमिलरली जो कंट्रीज़ के बाकी कंट्रीज़ के एनडीसी थे वो भी इतने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं लेके आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2000, हमने बात भी करी थी कि 2009 में $100 बिलियन जो है फंड्स की बात की गई थी कि ये आएगा, बट अभी तक नहीं आया जो ये फंड है सपोर्टिंग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेके। और उसके अलावा आप देखोगे ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस जो आता है प्राइवेट सेक्टर से, वो भी बड़ा मॉडेस्ट है। सो इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ तो देखिए हिट्स हैं, कुछ मिसेज हैं जिसके बारे में बात करिए।
एंड मेजरली यहाँ पे आप देखोगे कि उसके अलावा आप देखोगे ऑक्सफैम की एक स्टडी आई है, उसने पाया है कि that $25 billion which is also closer to the own finance minister's figures, and it's $89.6 billion is included in the declaration with a bland statement that there may be a diversity of definition of climate finance. तो ये OECD का है डेटा, उसमें बात की गई है कि भाई फंडिंग आ सकती है, इतना मिलेगा, इतना आ गया है, बट कोई रियल में दिख नहीं रहा इसका इम्प्लीमेंटेशन. सो अब आईपीसीसी की रिपोर्ट भी है, बहुत लिटिल होप है इसके बारे में बता रहे हैं. एंड वन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2030 से लेकर अगर अभी तक की बात करें तो अराउंड $5.8 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और लगभग $800 बिलियन पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 7 years. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आप सोचिए, तो कैसे अचीव होगा ये आप खुद सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट है. एंड सो $800 बिलियन पर ईयर अगर आप चाहिए आपको, तो कहां से आएगा वो? देन अडेप्टेशन अलोन के लिए अगर आप देखेंगे 400 बिलियन डॉलर मान लो आप ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होगा सेम पीरियड के लिए. सो ये सारा जो है, एंड अभी लॉस एंड डैमेज फंड्स के बारे में हमने कल बात करी, सो वो स्टैब्लिश किया गया है, बट उसमें भी अभी आप देखोगे सिर्फ $770.6 बिलियन की बात कर सकते थे, बट अभी मिलियन में ही है वो, बिलियन भी नहीं है वो. इट्स नॉट इवन $1 बिलियन. तो कैसे आ जाएगा बताइए आप पैसे यहाँ पे? सो ऑब्वियसली ये बात है कि बहुत बड़ा गैप है इन व्हाट दे आर टॉकिंग एंड व्हाट दे प्लान टू डू. But then there are some significant outcomes that we should be very important for exam. पहला है that हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इमिशन की बात करें. ठीक है, आपको पता है पहली बार बात की गई है फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने के लिए, एंड इंडिया का इसको लेके कोल को लेके इसमें प्रोटेस्ट किया है, बट एवरी कंट्री विल मेक एन एफर्ट ऑन इट. एंड सो नेट जीरो फॉसिल फ्यूल्स को हमें ख़त्म करना है बाय 2050. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके अलावा आप देखेंगे ऑयल लॉबी और कोल लॉबी ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग करी. उसके अलावा देर आर मोर क्रेडिबल टारगेट्स लाइक ट्रिपलिंग द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. ठीक है, इसको आपको रिन्यूएबल एनर्जी को 2020 तक जो इन्होंने इंस्टॉल कर चुके थे लगभग 11,000 गीगावाट, ठीक है, डबल करना है उसके बाद फिर उसको हम लोग ट्रिपल करेंगे. इंडिया तो ऑलरेडी इसमें बहुत आगे चल रहा है, अभी आज ही हमने बात करी. एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर एनर्जी हैज बीन ब्रॉट इन एज अ क्लीन एनर्जी सोर्स. सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रोविजन ना, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. सो न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, इसके बारे में बात की गई है. एंड उसके अलावा आप देखेंगे मीथेन एमिशन के बारे में हमने जैसे कल बात करी थी, बात हुई थी लेकिन कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया. ठीक है, सो at COP28 we now see a powering past coal alliance and nuclear power group which aims to triple nuclear power capacity. India has generally stayed away from this grouping, preferring to go by the consensus adopted by the UNFCCC. तो कुछ चीजें यहाँ पे देखेंगे, मतलब दे आर हिट्स, दे आर मिसेस ऑल्सो, बट मेजर प्रॉब्लम इज क्लाइमेट फाइनेंस, जो सबसे बड़ा कंसर्न है. चाहे वो एडेप्टेशन फंड हो, चाहे लॉस एंड डैमेज फंड्स हो. ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है. अचीवमेंट्स आर दीज. सो कुछ ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे बस नोट करने हैं, एंड जस्ट दिस डेटा इज रेलिवेंट, अदरवाइज 5 लाइन में पूरा का पूरा आर्टिकल समराइज हो जाएगा. राइट, एंड कमिंग टू दी हार्ट ऑफ द मार्केट रैली. सो इसमें बेसिकली भी बात ये चल रही है कि अब जैसे आप देख सकते हैं कि अभी करेंटली स्टॉक मार्केट वाज एट द वन ऑफ द हाईएस्ट. तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एक तो ये कि इलेक्शंस में जो भारी जीत हुई, तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कंट्री में, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि उनका जो पैसा रहेगा वो कहीं अच्छी जगह लगेगा. ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. डीमैट अकाउंट में सर्च देखने को मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, तो यहां से भी आया है. देन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इनफैक्ट काफी सारे इंडिया के लोग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है. दैट इज द FPIs. ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में काफी ज्यादा सर्च है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सीइंग बेटर इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया. बट इसमें कई बार क्या होता है, इसमें कॉशन होने की जरूरत है, बिकॉज कोई भी क्राइसिस होता है ना, कुछ भी ऊपर नीचे होगा, कोई एक्सटर्नल शॉक आएगा, तो बहुत जल्दी ये हॉट मनी होता है, ये बाहर निकलता है, और इससे क्या होता है फिर डॉलर एक्सचेंज रेट गड़बड़ हो जाता है. तो ये थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है. बट दीज 4-5 पॉइंटर्स यू शुड नो दैट व्हाई द स्टॉक मार्केट्स आर सर्जिंग. डॉलर इनफ्लो बढ़ रहा है, ऑब्वियसली इट्स गुड. सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है. नाउ एक सवाल उठ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, एक उठा है कि ये जनरली क्या होते हैं कि कौन से केसेस किन जजेस को देने हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं. ऑब्वियसली उनकी अथॉरिटी है, बिकॉज CJI इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर.
ही अलोन कैन डिसाइड किसको देना है कौन सा केस। बट रजिस्ट्रार जनरल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिपेयर करते हैं रोस्टर, ठीक है, और उसके बाद वो ऑर्डर किसका होता है, सीजीआई का अलोन ऑर्डर होता है जो डिसाइड करता है कौन सी बेंच जाएगी, कितने जजेस की बेंच होगी, कौन से जजेस उसमें रहेंगे, ठीक है। सो उसके अलावा सीजीआई री इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं कि रीएलोकेट कर सकते हैं जुडिशियल वर्क। एंड सीजीआई जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के अंदर है टू एजुकेट मैटर्स ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड उसके अलावा 143 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात होती है। एंड उसके अलावा आर्टिकल 145 और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 2013 के जो बनाए गए हैं, जो प्रेसिडेंट को पावर देते हैं टू रेगुलेट जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सीजीआई साहब ने ये बोला कि भाई मैं इंटरफेयर नहीं करता हूं, सबका अपना अपना डिसीजन है। इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो सेम सेक्स मैरिज में तो इनका जजमेंट तो माइनॉरिटी जजमेंट था ना, अगर ये इंटरफेयर करते तो ये चीज याद रखिएगा, इट इज द पावर, सोल एंड सोल पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन ई सिगरेट्स के बारे में कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है कि बहुत ही हार्मफुल है ये। अब आप देखिए इसमें 2-3 स्टाइल के होते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोर देन इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स आप इनहेल करते हो जब आप ई सिगरेट लेते हो। इनफैक्ट नॉर्मल सिगरेट इज बेटर देन ई सिगरेट्स बिकॉज यहाँ पे सीधे सीधे टॉक्सिक केमिकल्स आप इनहेल कर रहे हो जो सीधे सीधे कार्सिनोजन है, ठीक है, इट विल कॉज कैंसर डायरेक्टली। तो अब लोगों को लगता है वेपिंग इज सेफ, बट इनफैक्ट इट इज मोर हार्मफुल देन नॉर्मल सिगरेट, ठीक है। प्योर निकोटीन आप लेते हो, उसके अलावा उसके साथ साथ आप जो है यू आर टेकिंग दीज हार्मफुल केमिकल्स ऑल्सो इन वेपर फॉर्म। सो इंडिया में तो आप देखोगे लॉ है, बैन कर दिया गया है अंडर द एंड्स एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी जो इसके अंदर इंडिया में बैंड है। बट देन देर आर अ लॉट ऑफ डेटा, अभी भी आप देखोगे बहुत लोग इसको यूज करते हैं। इंडिया में पोजेशन जो है ऑफ ई सिगरेट सिमिलर डिवाइसेस इज अ वायलेशन ऑफ दिस, बट यू सी पीपल फ्रीली डूइंग इट बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलमोस्ट जीरो एक्सेप्ट इन अ फ्यू स्टेट्स। एंड इनफैक्ट 88 कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड के जहां पे कोई मिनिमम एज ही नहीं है ई सिगरेट्स लेने की, and 74 countries do not have any regulation about it. So even for, a lot of harmful effects, fetal exposure से fetus development में abnormality हो सकती है। and right as I mentioned कि ये डेटा देखो आपका जो है टॉक्सिक वेपिंग का, इनफैक्ट ये डेटा बहुत प्रॉपर रिसर्च से निकाला गया है। सो द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वेपिंग, सो इफ यू आर इनटू दिस प्लीज बी अवेयर। Then Indira Gandhi Peace Prize for Disarmament and Development in the memory of former Prime Minister जो है वो अवार्ड किया गया है एक्टिविस्ट अली आबू एंड पियानिस्ट डैनियल बारेनबॉइम फॉर कंपोजिंग म्यूजिक फॉर पीस एंड हार्मनी बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। 25 लाख का अवार्ड होता है विथ अ साइटेशन, ये अवार्ड दिया जाता है। एंड गोज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बोथ। क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, इंश्योरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज जो फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी की तरफ एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो दोस्तों ये आज का न्यूज एनालिसिस था। आई होप आपको अच्छा लगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग डेप्थ में हमने कवरेज करी है, जिसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो इस इज रिलेटेड आज 6 क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको अटेम्प्ट करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग चिली। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज रिगार्डिंग दी election commission for preparing of electoral roll and representation of people's act के ऊपर। then question number 5 is on e-cigarettes and last question is on the appointment of the chief justice of India। तो इन 6 के 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम डिस्कस करेंगे रात को 8 बजे, राइट। एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चन प्लीज फील फ्री। इट विल इंक्लूड लाइव वीडियोज, लेक्चर्स, 1-to-1 डेली मेरे साथ जूम एंड फोन कॉल पे। And I'll be giving you notes at PDF, मेरे खुद के notes, and I'll be guiding you at every step of your journey so that आपका जो preparation है वो और easy हो जाए, right? So do subscribe to the channel, do join Telegram channel. If you have any queries, please feel free to reach out to me. I'll see you guys in the evening. Thank you so much.